डेट है आज 30 दिसंबर 2020 और रोज़ की तरह हम अपना करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे पहले और फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है जी इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग, इससे रिलेटेड है, ये देखेंगे। 100 किसान रेल, ये देखेंगे। अडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी भाषण 4 आइलैंड न्यूज़ में रहा है और रिफ्यूजीज़ ढाका ने मूव्स किए हैं रिफ्यूजीज़ टू भाषण 4 आइलैंड, तो ये देखेंगे ये किससे रिलेटेड न्यूज़ है। सी पैक कॉरिडोर न्यूज़ में रहा है, इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है देखेंगे। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ये क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्राय समाधान किस स्टेट ने लॉन्च किया और क्या पर्पज है। नेक्स्ट क्या है, माई स्टैम्प स्कीम क्या है और किस स्टेट ने लॉन्च किए और किसने, क्या काम है इसका। पेदा लानदारी की इलू, ये क्या है और किससे रिलेटेड है। और लास्ट वन है जी असम टेबल्स बिल टू मेक मदरसाज रेगुलर स्कूल्स, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक क्या है, इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग होस्टेड एट 8 बीचेज अक्रॉस कंट्री। हमारे भारत में 8 बीचेज ऐसी हैं जिनको ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन मिल चुका है। ब्लू फ्लैग क्या होता है, ये सर्टिफिकेशन कौन देता है, ये सब जानेंगे। 8 कौन कौन सी बीचेज हैं, बीच तो पता है ना आपको, बीच क्या होता है, बीच भी दिखाऊंगा आपको। कौन कौन सी हैं बीचेस ये जान लो। एक कप्पड़ है केरल में, शिवराजपुर गुजरात में, घोघला दीव में, दीव आपको पता है ना यूनियन टेरिटरी, कासरगोड एंड पादुबिद्री कर्नाटक में, रुषिकोंडा या आंध्र प्रदेश में रुषिकोंडा, गोल्डन उड़ीसा में और राधानगर अंडमान एंड निकोबार में। तो ये 8 बीचेज हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है इंडिया में। तो बीच क्या होती हैं ये देख लो आप, ये है जी बीच। जो समुद्र तट होता है ना, समुद्र तट कोस्टल एरियाज, उसके साइड में जो एरिया होता है ये बीच कहलाता है, बीच। और 8 बीच को मिल चुका है। ये रुषिकोंडा बीच है जी, रुषिकोंडा बीच का फ़ोटो है ये, रुषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश में, रुषिकोंडा, इसको भी ब्लू फ्लैग मिल चुका है। ये मैंने अभी आपको दिखाया है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रुषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश में। तो ये कौन देता है ये देखते हैं और क्या पर्पज है इसका। अभी 8 बीच को मिल चुका है हमारी, 8 बीच को। ये क्या है प्रोग्राम, ब्लू फ्लैग प्रोग्राम। ये ब्लू फ्लैग प्रोग्राम चलाया था फ़ी ने। ये फ़ी क्या है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये फ़ी की फुल फॉर्म है जी। और ये फ़ी है क्या, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है, एनजीओ टाइप, नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन प्रॉफिट, मतलब गैर लाभकारी और गैर सरकारी संस्था है ये फ़ी, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, समझे। तो ये प्रोग्राम इसका है फ़ी का। अब पूछे तो कोई ब्लू फ्लैग प्रोग्राम है किसका, फ़ी का है जी, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। और ये कब चलाया था, ये फ्रांस से स्टार्ट किया था, ये फ्रांस की एक एनजीओ है, उसने स्टार्ट किया था फ़ी ने 1985 में, 1985 में शुरू किया था और इम्प्लीमेंट हुआ था पूरे यूरोप में 1987 में। लेकिन पूरे वर्ल्ड में फिर आउटसाइड 2001 से शुरू किया गया। पहले सिर्फ जो क्या है कि यूरोप की बीच को ही ब्लू फ्लैग का दर्जा देती थी ये फ़ी, लेकिन उसके बाद ये पूरे वर्ल्ड वाइड में 2001 से शुरू कर दिया इसने ये सर्टिफिकेट देना। ब्लू फ्लैग बीच होती क्या है, जो बीच है ये तट है जो समुद्र तट पे, ये इको टूरिज्म मॉडल है जी। इको टूरिज्म का मतलब है टूरिज्म का मतलब है जी पर्यटक, जो लोग घूमने फिरने आते हैं ना, ये टूरिज्म वगैरह। तो इको टूरिज्म का मतलब कि वहाँ पे क्लीन और हाइजेनिक बाथिंग वाटर होना ज़रूरी है, कि जो वाटर है ओशियंस का, समुद्र का, उस तट पे, बीच पे, वहाँ पे साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए और फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और इन्वायरमेंट, वहाँ का जो पर्यावरण है वो भी सेफ़ और हेल्दी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वहाँ पे गंदगी हो। तो इसी को बोलते हैं ब्लू फ्लैग बीच, जो साफ़ सुथरी हो, कहने का मतलब ये है। और जो ये फ़ी जब देती है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ये संस्था है जो जब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देती है, किसी को भी सर्टिफिकेट देती है ब्लू फ्लैग का, तो उसके 33 क्राइटेरिया जी, 33 क्राइटेरिया जिनके बेस पे देती है, 33 क्राइटेरिया। एक तो यही हो गया, क्लीन होना चाहिए वहाँ का वाटर वगैरह, वाटर जो है सर्टेन क्वालिटी मीट करना चाहिए, मतलब क्लीन और हेल्दी होना चाहिए, ऐसा नहीं गंदा पानी है बिल्कुल, नाले जैसा पानी है, ख़राब कीचड़ जैसा। साफ़ पानी होना चाहिए जिससे नहा सके लोग, वहाँ पे बात कर सकें, समझे।
और जो वहाँ पे क्या है, वेस्ट को डिस्पोजल करने की फैसिलिटी होनी चाहिए। जैसे मान लो जो प्लास्टिक वगैरह होती है या फिर और कोई भी वेस्ट होता है उसको डिस्पोज करने की फैसिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही वहाँ पे फैला हुआ पड़ा है। और डिसेबल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब जो लोग हैंडीकैप्ड वगैरह हैं उनके लिए सुख सुविधा वहाँ पे होनी चाहिए। मान लो व्हील चेयर होनी चाहिए उनके लिए, और भी कोई मान लो कोई उन्हें ज़रूरत पड़े तो उन वो भी, ताकि यहाँ पे घूम फिर सकें, तो ये फैसिलिटी होनी चाहिए, समझे। और दूसरा क्या है, फर्स्ट एड के इक्विपमेंट होने चाहिए। फर्स्ट एड आप जानते हो ना, जब मान लो किसी को चोट वगैरह लग जाती है, एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो जाता है, या किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई बीमारी है, तो जो फर्स्ट एड में जो मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं, मेडिसिन वगैरह, या फिर और भी बहुत सारे मान लो जो बैंडेड लगा देते हैं ना, या फिर जो पट्टी वगैरह कर देते हैं, आपको पता है, तो वो ही फर्स्ट एड में आती है। तो ऐसी सुविधा भी यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये कुल मिला के ऐसे 33 क्राइटेरिया, वो जानने की ज़रूरत नहीं है आपको 33 कौन कौन से हैं। बस ये जान लो ओवरऑल कि ये साफ़ सुथरा और ये डिसेबल्ड फ्रेंडली वगैरह, ये फैसिलिटीज़ के बेस्ड पे वो देती है। और इनमें क्राइटेरिया कुछ कंपलसरी होते हैं और कुछ वॉलंटरी, मतलब कि कुछ तो मानने ही है। कंपलसरी का मतलब है जी अनिवार्य है बिल्कुल, कि आपको ये मानना ही है तभी मिलेगा। और कुछ वॉलंटरी होते हैं कि हाँ आप करो भी नहीं भी करो तो भी चलेगा, समझे। अब इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो ब्लू फ्लैग के सर्टिफिकेशन मिले हैं ना, ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन सबसे ज़्यादा स्पेन को मिला हुआ है। स्पेन एक कंट्री है जी यूरोप में, फ्रांस के पास ही है स्पेन, फ्रांस जो कंट्री है, तो सबसे ज़्यादा उसकी बीच को मिला हुआ है 560, 560 बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है स्पेन की। और उसके बाद ग्रीस को और फ्रांस को। और इंडिया भी 50 ब्लू फ्लैग कंट्रीज़ में आ गई है, क्योंकि 8 बीचेज़ को मिला हुआ है इंडिया की, 8 बीच। 8 बीच कौन कौन सी है मैं दिखा चुका हूँ आपको, समझे। और ये ब्लू फ्लैग सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ बीच को ही दिया जाता है, जो समुद्र तट है उनको उनको ही नहीं दिया जाता है। ये बीच को तो दी जाता है, मरीना को भी दिया जाता है। मरीना क्या होता है, पोर्ट को ही बोलते हैं जी, मरीना का दूसरा नाम पोर्ट मतलब बंदरगाह। बंदरगाह होती है ना, बंदरगाह, उसको ही मरीना बोला जाता है। और सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म, जहाँ पे मान लो बोटिंग वगैरह होती है ना, नाव वगैरह में टूरिस्ट वगैरह आते हैं, नाव वगैरह में घूमते हैं, तो अगर वो सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म से ऑपरेटर है तो उसको भी वहाँ पे भी दिया जाता है, समझे। तो ये लिखा है ऑप्शन में कि सिर्फ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है सिर्फ बीच को ही दिया जाता है, इट इज़ प्रोवाइडेड ओनली बीच। तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, समझे, क्योंकि मरीना और बोटिंग को भी दिया जाता है। तो इसमें इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है जी किसान रेल। अभी 100वीं 100th किसान रेल लॉन्च किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। कहाँ से कहाँ तक चलेगी ये रेल, ये संगोला से, ये महाराष्ट्र में जी, संगोला से शालीमार तक चलेगी। शालीमार कहाँ जी, वेस्ट बंगाल में। और किसान रेल नाम क्यों जी इसका, किसान रेल का मतलब है जी क्योंकि जो किसान होते हैं ना, अपना सामान एक स्थान से दूसरे प्लेस तक, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आसानी से अपना ले जा सके बेचने के लिए, समझे। जैसे मान लो यहाँ से वेस्ट बंगाल में किसी ने जूट प्रोड्यूस किया, जूट की खेती की, और यहाँ से उसे बेचना है महाराष्ट्र, तो आसानी से इस रेल में लेके जा सकते हैं, समझे। या महाराष्ट्र से कोई वेस्ट बंगाल में बेचना चाहता हो अपना जो जो भी उसने क्रॉप उगाई है, तो आसानी से ले जा सकता है। तो ये काम आएगा जी रेल, समझे। और दूसरा जो 100 चलाई है, इससे पहले फर्स्ट आपको जानना जरूरी है कि फर्स्ट रेल कब चलाई थी। फर्स्ट रेल चलाई थी जी, वो भी महाराष्ट्र से चलाई थी, लेकिन बिहार तक। महाराष्ट्र में एक देवलाली जगह है, देवलाली जगह से दानापुर, बिहार में दानापुर है, ये 7 अगस्त को चलाई थी। ये जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 100 कौन सी चलाई है किसान रेल वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन फर्स्ट कौन सी थी, फर्स्ट जानना जरूरी है। फर्स्ट क्लास किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली, देवलाली इन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चली। 7 अगस्त 2020 में ये लॉन्च किए जी। और ये अब क्या है कि दानापुर से आगे भी एक्सटेंड कर दिए मुजफ्फरपुर तक। कहाँ तक, मुजफ्फरपुर भी जी बिहार में एक जगह का नाम है। तो इसमें इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है जी हेरिटेज प्रोजेक्ट, अडॉप्ट है हेरिटेज प्रोजेक्ट। ये क्या होता है ये जी अभी इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि 27 साइट हैं, जो 27 साइट है हमारी, साइट का मतलब है जी कोई जगह। 27 साइट को अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर दे चुके हैं।
12 मोनूमेंट मित्राज को। ये मोनूमेंट मित्रा क्या होते हैं और क्या साइट हैं ये सब जानेंगे हम इसमें। इसमें जो 27 साइट है उसमें 25 तो है जी ये साइट्स और 2 टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है जी इनमें। अब ये होती क्या है सारा डिटेल में जानेंगे। अडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम क्या है, ये वर्ल्ड टूरिज्म डे पे लॉन्च की थी। कब की थी? वर्ल्ड टूरिज्म डे पे। कब होता है वर्ल्ड टूरिज्म डे? 27 सितंबर को होता है। 27 सितंबर को हर साल वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है, मनाया जाता है। और ये 27 सितंबर 27 सितंबर 2017 को लॉन्च की थी। और किसने लॉन्च की थी ये लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने किसके साथ मिलके? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलके। आपको ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट होता है कि अडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोजेक्ट या स्कीम किसने लॉन्च की जी? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। टूरिज्म मिनिस्ट्री ने लॉन्च की किसके साथ मिलके? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलके और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ही एक अटैच्ड एजेंसी है, समझे? मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है जो उसके अंदर ही आ जाता है, जो संस्कृति मंत्रालय है हमारा उसके अंदर ही ये काम करता है। एएसआई अटैच्ड ऑफिस है। और ये कब बनाया गया था? ये इंपॉर्टेंट है जी क्योंकि कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1861 में, मतलब आज़ादी से पहले ब्रिटिश का राज हुआ करता था 1861 में। और किसने बनाया था? ये बनाया था जी एलेक्जेंडर कनिंगम ने। एलेक्जेंडर कनिंगम ने, ये कनिंगम एलेक्जेंडर कनिंगम ने बनाया था इसे 1860 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर है जी दिल्ली में, समझे? तो यही जानना है आपको इसमें। अब अडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम किसने लॉन्च की थी? पता चल गया आपको किस लिए लॉन्च की थी। ताकि जो साइट है ना हेरिटेज साइट, मतलब जो हमारी विरासत की साइट है, हेरिटेज साइट या मोनूमेंट्स, जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, लाल किला या कुतुब मीनार हो गया, या फिर आपके कोई टेम्पल हो गया, कोणार्क टेम्पल हो गया, गंगई कोंडा चोलापुरम टेम्पल हो गया। तो ये सब जो है इस विरासत को अपनी हेरिटेज को बचाने के लिए मोनूमेंट्स होता है जी, स्मारक बोलते हैं हिंदी में, स्मारक मोनूमेंट्स। जैसे कोई बिल्डिंग ताजमहल वगैरह, रेड फोर्ट, ये स्मारक हैं, मोनूमेंट्स हैं। तो इनको बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए और इन्हें टूरिस्ट फ्रेंडली बनाने के लिए, मतलब यहाँ पे सुख सुविधा हो टूरिस्ट के लिए, तो ये इसको प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की थी, अडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम, समझे? अडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम। तो इसको बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की थी कब? 2017 में, 27 सितंबर को, जब वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है। तो ये कैसे काम करती है? इसमें क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को जो भी, जैसे ये मोनूमेंट्स है ना, जैसे ताजमहल हो गया या फिर आपका रेड फोर्ट हो गया, तो इनको क्या है कि मतलब इनकी बोली लगाते हैं एक तरह से ना, किसी और को प्रोवाइड कर देते हैं, या तो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ को या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ को या फिर किसी इंडिविजुअल को भी दे देते हैं। मतलब देने का मतलब है ये अब उनकी रख रखाव है, जो उनका प्रिजर्वेशन है, कंजर्वेशन है, ये करेंगे या तो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक सेक्टर या कोई इंडिविजुअल, मतलब अडॉप्ट कर लेगा, उसे अडॉप्ट कर लेगा इस साइट को, और सारा रख रखाव ये करेगा और फैसिलिटीज़ वगैरह इसे प्रोवाइड करेगा। और जो लोग इसे अडॉप्ट करते हैं ना, किसी भी मोनूमेंट्स को, मान लो किसी ने अडॉप्ट किया, मान लो ए पर्सन है, मान लो किसी कंपनी ने कर लिया, मान लो जियो कंपनी ने ले लिया जी रेड फोर्ट ले लिया, तो फिर उस जियो कंपनी को मोनूमेंट मित्रा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनूमेंट मित्रा। यही होता है मोनूमेंट मित्रा। ये देखो, सक्सेसफुल बिडर का मतलब है जी जो उसने बोली लगती है ना, इसकी ऑक्शन होता है कि कौन लेना चाहे, जो हाईएस्ट प्राइस देता है गवर्नमेंट को प्राइस देता है। मान लो रेड फोर्ट है, लाल किला, इसको गवर्नमेंट को देना है, प्राइवेट किसी कंपनी को या पब्लिक सेक्टर के इंडिविजुअल को, तो बोली लगती है। तो जो भी बिडर होता है ना, वो लेता है कि हाँ मैं इसे गवर्नमेंट को, मान लो 10 करोड़ रुपए दे दिए इसने, तो 10 करोड़ रुपए में इसका रख रखाव करेगा। फिर इसका क्या फ़ायदा हो, जो बिडर ने लिया, इसका फ़ायदा ये है जी, जब ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, कंजर्व करेगा, तो जो टिकट वगैरह होगी ना, टिकट वगैरह ये वसूलेगा यहाँ से कुछ साल के लिए, समझे? उससे अपना पैसा वसूल करेगा। तो यही होता है इसमें। तो ये साइट को ले लेगा, मोनूमेंट मित्रा वो कहलाएगा, समझे? ये इसमें इतना ही था। और नेक्स्ट इसमें क्या है कि जो मोनूमेंट मित्रा होते हैं ना, मान लो कोई कंपनी है, आपको इससे पहले ये जानना पड़ेगा, इसमें ना एक CSR एक्टिविटीज़ लिखी हुई है, तो वो समझाना ज़रूरी है। मान लो कोई कंपनी है, एक एक्ट
हमारे एक्ट है जी कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट है इंडिया का, कंपनीज एक्ट 2013 का। उसके अंदर एक ये प्रोविज़न है, प्रोविज़न का मतलब प्रावधान है कि जो भी कंपनी जो भी कंपनी है, कोई भी कंपनी हो गई, उसको ना अपने लास्ट थ्री ईयर का एवरेज प्रॉफिट, मतलब पिछले 3 साल में जितना भी उसे लाभ हुआ है ना, 3 साल में लाभ हुआ है तो उसका एवरेज लिया जाएगा। मान लो उसे पिछले 3 साल, तीसरे साल में लास्ट थर्ड ईयर में हुआ था 100 रुपये का, और फिर हुआ जी 150 रुपये का, फिर लास्ट ईयर ही हुआ उसे मान लो फिर 150 रुपये का, समझे। तो कितना हो गया टोटल, ये हो गया 400। तो 400 का एवरेज लिया जाएगा 3 साल का, तो 3 साल का एवरेज 3 से डिवाइड कर देंगे, तो जितना भी एवरेज प्रॉफिट होगा ना, उस प्रॉफिट का ना 2% वो CSR एक्टिविटीज़ में खर्च करेगा। CSR की फुल फॉर्म है जी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि समाज के भलाई के लिए खर्च करेगा, या तो किसी मान लो कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा हॉस्पिटल वगैरह में, या फिर कहीं पे भी मोनूमेंट्स वगैरह में ये लगा देगा, ऐसे स्मारक वगैरह में पैसा खर्च करेगा, या फिर कोई रोड वगैरह बनाएगा, या कोई भी पब्लिक फैसिलिटी में खर्च करेगा अपना 2% अपने प्रॉफिट का। लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट देखा जाता है 3 साल का, समझे। तो ये इससे फ़ायदा क्या है, ये देखो जी, जो मोनूमेंट मित्रा होंगे ना, वो CSR एक्टिविटी, जो अपना CSR का पैसा होता है ना 2% प्रॉफिट का, तो वो अपना 2% प्रॉफिट का ना इनमें खर्च कर सकते हैं, हेरिटेज को डेवलप करने के लिए, मोनूमेंट्स को डेवलप करने के लिए, समझे। उन्हें ज़रूरत नहीं है कि वो जाकर हॉस्पिटल में खर्च करें या कोई रोड बनवाए, कुछ बनवाए। तो अगर उन्होंने अडॉप्ट किए, कोई भी साइट अडॉप्ट किए, तो उनका CSR काउंट किया जाएगा, समझे। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस यही है जी, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखती है हमारे मोनूमेंट्स वगैरह को बचाने के लिए, स्मारक वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए ये काम करती है। तो ये क्या है कि इस पे चैलेंज था इसके पास कि ये काम कर नहीं पा रही थी, तो अब मान लो प्राइवेट प्लेयर्स को दे देंगे, किसी इंडिविजुअल को दे देंगे कोई, तो इनका रख रखाव अच्छे से किया जा सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा सकता है, समझे। जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसे बिल्ड किया जा सकता है और टूरिस्ट फ्रेंडली बनाया जा सकता है साइट को, और इससे क्या होगा, टूरिज़्म बढ़ेगा, समझे। टूरिज़्म बढ़ेगा, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूरिज़्म को बूस्ट करेगा। तो इसमें इतना ही था, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी, ढाका मतलब जी बांग्लादेश की बात हो रही है, बांग्लादेश की कैपिटल है ना। बांग्लादेश मूव्स रेफ्यूजीज टू भासन चार आइलैंड। अभी बांग्लादेश ने ना रिफ्यूजी हैं वहाँ पे, शरणार्थी हिंदी में बोलते हैं, शरणार्थी रिफ्यूजी, ये मतलब किसी और कंट्री के लोग किसी दूसरी कंट्री में आकर रहने लगते हैं ना, तो उन्हें रिफ्यूजी कहते हैं। शरणार्थी हिंदी में बोलते हैं, शरणार्थी या रिफ्यूजी। तो उन्हें भासन चार आइलैंड है बांग्लादेश का, उस पर उन्हें मूव करने के लिए प्लान किया है, अभी मूव कर रही है बांग्लादेश सरकार, तो इसलिए न्यूज़ में था। और वो रिफ्यूजी का नाम क्या है, रोहिंग्या रिफ्यूजीज़। ये पहले भी मैंने टॉपिक कराया आपको, करंट अफेयर में ये चलता ही रहता है, तो दोबारा आया था। तो अब मान लो बार बार आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो यहीं पे करंट अफेयर का कोई भी टॉपिक आपको याद हो जाएगा। तो रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ को मूव किया जा रहा है भाषण 4 में। तो इसमें भी दिक्कत क्या है जी, परेशानी प्रॉब्लम क्या है, ये देखो जी, इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश का जो भाषण 4 आइलैंड है ना, ये जी आपका बांग्लादेश, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे इंडिया समझे, वेस्ट बंगाल है ना ये इधर वाला पार्ट, और ये म्यांमार है इधर, ये म्यांमार है, ये बांग्लादेश, ये हमारा त्रिपुरा दिखाई दे रहा है, ये त्रिपुरा। तो ये बांग्लादेश का मैप है, यहाँ पे भाषण 4 आइलैंड, ये भाषण 4 आइलैंड कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, जो बे ऑफ बंगाल है उसमें, समझे। तो बे ऑफ बंगाल में ये प्रॉब्लम क्या है, इनको मूव कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है जी, जो ये भाषण 4 आइलैंड है ना, भाषण 4 आइलैंड, यहाँ पे समझो आप, ये जो भाषण 4 आइलैंड है, भाषण 4 आइलैंड है, तो ये अभी लगभग 20 साल पहले ही बना हुआ है। 20 साल पहले कैसे, हाँ जी 20 साल पहले कैसे, ये ओशियंस है यहाँ पे, मतलब कुछ मीटर नीचे ये ज़मीन थी, ये ज़मीन थी, यहाँ पे क्या होता है, रिवर से या ओशन से जो कंकड़ पत्थर या मिट्टी आते हैं ना, वो जमा होती गई यहाँ पे जमा होती गई। तो ये जो लैंड है ये जमा होती गई, ये क्या है, ओशन से ऊपर आती चली गई, ओशन से ऊपर आती चलेगी, और ये
क्या एक आइलैंड बन गया, क्योंकि आइलैंड क्या होता है, ओशंस से चारों तरफ जो घिरा होता है पानी से। तो ये जो सरफेस, जो यहाँ पे सरफेस है ना, ओशियन का सरफेस लेवल, सी लेवल है जो, उससे ऊपर आ गया, तो अभी आइलैंड बन गया। तो 20 साल पहले ही बना है। और ये फ्लड प्रोन एरियाज है, इतना ऊंचा भी नहीं है कि इसकी इतनी ऊंचाई नहीं है कि यहाँ पे सेफ हो लोग, क्योंकि यहाँ पे ये फ्लड प्रोन एरिया का मतलब है जी, फ्लड प्रोन एरिया का मतलब है जी बाढ़ग्रस्त एरिया है। यहाँ पे बाढ़ आ सकती है कभी भी, अगर मान लो अच्छा तगड़ा सा साइक्लोन आ गया, कोई चक्रवात आ गया या सुनामी आ गई, तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं डूब सकते हैं। तो ये खतरा है, ये प्रॉब्लम हो रही है। ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये 20 ईयर्स एगो ही पहले बना है, सिल्टिंग से मतलब जमा हो गए गंदगी वगैरह कीचड़ या आपके कंकड़ पत्थर से बना है। और ये भाषण 4 पे इनको लोकेट कर रही है बांग्लादेश। अब ये रोहिंग्या है कौन, ये जी एथनिक ग्रुप है, ये म्यांमार में रहते थे पहले ये लोग, म्यांमार में। तो म्यांमार में वहाँ के लोगों से, वहाँ के लोगों ने इन्हें भगा दिया, मतलब इनका ये वहाँ से कह रहे थे कि तुम हमारे म्यांमार के नहीं हो और यहाँ से जाओ। मतलब म्यांमार ने इन्होंने सिटीजनशिप नहीं दी एक तरह से, ये मान लो आप, समझे। सिटीजनशिप का मतलब नागरिकता, जैसे आप भारत के नागरिक हो तो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड होती है ना कि आपको वोट करने का अधिकार है, इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, या फंडामेंटल राइट है आपके पास। लेकिन जो सिटीजन नहीं होता, नागरिक नहीं होता, उसके पास ये राइट नहीं होते। तो ये सिर्फ रेजिडेंट थे, और ये मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं मोस्टली। तो इन्हें फुल सिटीजनशिप नहीं ग्रांट की थी। तो वहाँ म्यांमार में क्या बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, बुद्ध को फॉलो करने वाले, बुद्ध धर्म को, तो उन लोगों ने इनको वहाँ से निकाल दिया। म्यांमार सरकार ने भी कोई सहायता नहीं दिया, म्यांमार सरकार ने इनको वहाँ से निकाल दिया। तो जब इनकी एथनिक क्लींजिंग हुई, मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ, तो ये इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर पे आके रहने लगे, इंडिया के और बांग्लादेश बॉर्डर पे आके रहने लगे। तो मोस्टली अभी बांग्लादेश में रह रहे हैं। तो बांग्लादेश ने इन्हें भाषण 4 आइलैंड में मूव करने के लिए प्लान बनाया है कि आप वहाँ पे जाके रहो। ये रेजिडेंट फॉरेनर्स थे, मतलब नागरिक नहीं थे, वहाँ के निवासी, विदेशी निवासी माना जाता था इन्हें, समझे। और ये मोस्टली इंडो आर्यन जो पीपल है इंडिया के, मतलब जो नॉर्थ इंडिया में जो लोग रहते हैं ना, इंडो आर्यन कैटेगरी में आते हैं। हमारे इंडिया में बहुत तरह के लोग रहते हैं ना, ऑस्टेरॉइड प्रजाति के लोग, ऑस्टेरॉइड या फिर सिनो तिब्बतन लोग भी रहते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में, या फिर इंडो आर्यन, या फिर और भी निग्रेटो अफ्रीकन ये प्रजाति है जी। तो बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ये इंडो आर्यन पीपल से ज़्यादा मैच करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मैच करते हैं ये सिनो तिब्बतन लोग से भी, जो बांग्लादेश में रहते हैं ना, समझे। बांग्लादेश इंडिया में दोनों में रहते हैं इंडो आर्यन। तो सबसे ज़्यादा मैच किससे करते हैं, इंडो आर्यन पीपल से। याद रखना है ना, स्टेटमेंट ऐसे भी दी जा सकती है कि जो रोहिंग्या पीपल है मच क्लोजर टू सिनो तिब्बतन देन इंडो आर्यन। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मच क्लोजर किसके हैं, इंडो आर्यन पीपल के साथ ज़्यादा क्लोज हैं, मतलब उनसे ज़्यादा मैच करते हैं लोग, उनकी तरह दिखते हैं इंडो आर्यन पीपल के, और थोड़ा बहुत सिन्नो तिब्बतन के, समझे। ये स्टेटमेंट है जी, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा था कि ये पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट डिस्क्रिमिनेटेड पीपल है, मतलब जिनके साथ भेदभाव होता है लोगों के साथ, उनमें से एक पीपल रोहिंग्या पीपल भी हैं। अब रोहिंग्या की जनसंख्या लगभग 8,60,000 है, 8,60,000 लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं सदर्न बांग्लादेश में, समझे। सदर्न बांग्लादेश में रहते हैं, कैंप बना के रहते हैं जी। अब यही था, इसमें इनको मूव किया जा रहा है। कम से कम 40,000 रोहिंग्याज इंडिया में भी रहते हैं, समझे। इतना ही था इसमें। नेक्स्ट क्या जी, आज थोड़ी तबीयत ख़राब है जी मेरी, जुकाम कोल्ड वगैरह हो गया है मुझे। कॉरिडोर सी पैक क्या है जी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है ये देखेंगे, और किसका पार्ट है ये जी, सी पैक किसका पार्ट है, एक चाइना का प्रोजेक्ट है जी, चाइना का। क्या नाम है उसका, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसका ये पार्ट है सी पैक, समझे। ये क्या है सी पैक, और BRI क्या है, ये देखो जी, जो BRI है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये चाइना का प्रोजेक्ट है। ये चाइना ना पूरे वर्ल्ड को जोड़ना चाहता है। देखो ये रोड और रेल से या समुद्र से ये जा रहा है ना, समुद्र, तो यहाँ से पूरे अफ्रीका को, यूरोप को, एशिया को, समझे। तो ये पूरे यहाँ पे अटलांटिक ओशियन को, मेडिटेरियन ओशियन को,
रेड सी को, इंडियन ओशियन को, पैसिफिक ओशियन को, सबको ये जोड़ना चाहता है। ये प्रोजेक्ट है कि अपना व्यापार कर सके, यहाँ पे ट्रेड बढ़ा सके, समझे। ये प्रोजेक्ट है चाइना का BRI। तो उसी का पार्ट है सी पैक। क्या सी पैक? सी पैक देखो जी, ये पेन चेंज कर लेते हैं। ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना आपको, ये पतली सी, ये आ रही है चाइना से। ये देखो, ये वाली लाइन, समझे। अब देखना, ये दिखाई, अब दिखाई दे रही है ये वाली। तो ये है जी सी पैक, नाम दिया है इसका, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये है सी पैक, ये चाइना से यहाँ पाकिस्तान के ग्वाडर पोर्ट है, ग्वाडर बंदर का, वहाँ पे कनेक्ट होगी रेल, रोड और पाइपलाइन। रेल भी कनेक्ट होगी, रोड भी होगा, और पाइपलाइन, गैस वगैरह की पाइपलाइन भी बिछाई जाएंगी, समझे। ये है जी सी पैक। अब इसमें ये देख लो आप, सी पैक बड़े मैप में, ये चाइना के यहाँ से कासगार से, चाइना में जगह जी कासगढ़ से, यहाँ पाकिस्तान के ग्वाडर तक आएगी ये, समझे। और फिर प्रॉब्लम क्या है, इंडिया का क्या प्रॉब्लम है, देखो जी, ये जी इंडिया, इंडिया का ये इतना पार्ट है ना, ये इससे अलग, ये इधर वाला पार्ट, ये पाकिस्तान के कब्जे में है। इसी को POK बोलते हैं, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर मतलब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। तो ये इंडिया का पार्ट है, तो इंडिया क्लेम करता है। तो ये यहाँ से होके जा रहा है, और पाकिस्तान ने इसे परमिशन दे दी, क्योंकि पाकिस्तान का भी अधिकार है यहाँ पे, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जा। तो इस वजह से इंडिया की सॉवरेंटी पे खतरा है ये। सॉवरेंटी मतलब होती है जी, क्या होती है? सॉवरेंटी होता है जी संप्रभुता, संप्रभुता पे खतरा है। तो क्योंकि ये इंडिया का सॉवरेन राइट होना चाहिए ना, इंडिया की टेरिटरी है, इंडिया अब इसका मतलब अपोज कर रहा है कि यहाँ से नहीं जाना चाहिए, समझे। इसलिए न्यूज़ में रहता है, हमें इसलिए पढ़ना पड़ता है। चाइना पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये देखो, ये लिखा है इसमें 3000 किलोमीटर का लॉन्ग ये प्रोजेक्ट है, जो हाईवे, रेलवे, पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा। ये वेस्टर्न पाकिस्तान, साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान को चाइना के जिनजियांग रीजन से जोड़ेगा, जो कासगढ़ रीजन है। और दूसरा क्या है, अभी न्यूज़ में इसलिए था कि जो लोन की वजह से ये प्रोजेक्ट है, जो ये फाइनेंस किया जाएगा सब्सिडाइज लोन से, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट को दे रही है, कौन? चाइनीज़ बैंक दे रहे हैं। ये POK से पास करेगा, ये लिखा है इसमें, POK से पास करेगा। नेक्स्ट, ग्वाडर पोर्ट को जोड़ेगा, और ग्वाडर पोर्ट अभी चाइनीज़ गवर्नमेंट है ना, उसने क्या है कि ये डेवलप कर रही है, इसे चाइना डेवलप कर रहा है ग्वाडर पोर्ट को, पाकिस्तान का पोर्ट है, और ये बिल्कुल गुजरात के पास है जी। देखो यहाँ पे देखो, ये ना अपना गुजरात का पार्ट है, गुजरात का पार्ट है, और यहाँ पे ये ग्वाडर पोर्ट, गुजरात पास होना है यहाँ से। तो क्या है कि अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है चाइना यहाँ पे इंडियन ओशन में। तो ये भी प्रॉब्लम है, समझे, जो इंडिया की प्रॉब्लम है। ये देखो, ये ग्रेट डील ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट विद चाइना एंड पाकिस्तान हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद बोथ। दोनों के साथ है जो इंडिया की जो हिस्ट्री है, दोनों से कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, चाइना से भी और पाकिस्तान से भी। क्योंकि पाकिस्तान से भी पता है आपको बॉर्डर प्रॉब्लम होती है, और चाइना से भी अभी भी चल रहा है स्टैंड ऑफ, कहाँ पे? लद्दाख में। तो इसलिए चाइना को अपना इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन में भी बढ़ाना चाहता है। तो इंडिया को इसलिए प्रॉब्लम है यहाँ पे, समझे। इतना ही था इसमें, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी? नेक्स्ट है जी, ये जी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड क्या है? ये कार्ड होगा जी, ये किस पे बेस्ड है? वन नेशन वन सिस्टम। मतलब एक पूरे नेशन में, हमारे इंडिया में एक ही कार्ड से आप दिल्ली मेट्रो रेल का टिकट या फिर बस का टिकट, सबका एक ही कार्ड से खरीद सको, शॉपिंग कर सको सब। तो इसी पे बेस्ड है ये किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ये मिनिस्ट्री याद रखनी है आपको, क्योंकि इससे आपको लग सकता है मेट्रो वगैरह, रेल वगैरह की टिकट वगैरह खरीदी जा सकती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का इनिशिएटिव है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। इससे किसी भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की टिकट खरीदी जा सकती है, शॉपिंग की जा सकती है, ऐसा कार्ड होगा ये। इसके फीचर देख लेते हैं। ये देखो, इस पे बेस्ड है कि वन नेशन वन कार्ड सिस्टम, वन नेशन वन कार्ड सिस्टम। और क्या है? इंटर ऑपरेबल ट्रांसपोर्ट
के लिए यूज़ हो सकेगा। मतलब आप किसी की भी टोल टैक्स कटाना है तो इस कार्ड से हो सकता है, बस में ट्रेवल करना है तो टिकट, पार्किंग चार्ज देना, आपको पार्किंग में फ़ी देनी है या शॉपिंग करनी है, मनी भी इससे विदड्रॉ की जा सकती है, पैसे भी विदड्रॉ किए जा सकते हैं इस कार्ड से, जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो होगा, समझे। तो ये आइडिया आया कहाँ से था, ये इम्पोर्टेंट है, ये लाइन आपको ना याद रखनी है, क्योंकि ये आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमेटी बिठाई थी जिसका नाम था नंदन नीलेकानी कमेटी, नंदन नीलेकानी कमेटी। तो इसने ये आइडिया दिया था नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का, कि पूरे नेशन में एक ही कार्ड हो, राष्ट्र में, इंडिया में एक ही कार्ड से आप कहीं भी जाओ, कोई से राज्य में, कोई से स्टेट में, एक ही कार्ड से टिकट वगैरह खरीद सको, शॉपिंग कर सको सबसे, समझे। ये याद रखना नाम, नंदन नीलेकानी कमेटी। अब ये क्या है, ये जी ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम, एनसीएमसी, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। मतलब ये क्या है, जो आपका स्मार्टफोन होगा ना, आपका फ़ोन, उसको क्या है कि उससे आप यूज कर सकते हो कार्ड की तरह, इंटर ऑपरेबल, इंटर ऑपरेबल, क्या हो रहा है यार, इंटर ऑपरेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड की तरह। मतलब इंटर ऑपरेबल का मतलब क्या है, इंटर ऑपरेबल का मतलब है जी कि आप इसे एक ट्रांसपोर्ट से दूसरे ट्रांसपोर्ट में यूज करना, मान लो रेल की टिकट भी, मेट्रो की भी, सबकी, तो आप स्मार्टफोन को यूज़ कर सकते हो, समझे। मान लो आप कहीं भी मेट्रो, बस में जा रहे हो, रेलवे में, उस सर्विस को वहाँ इस आपके स्मार्टफोन से ही पे कर सकते हो, आप पेमेंट दे सकते हो। और ये कार्ड चलेगा किस पे, रुपए कार्ड पे चलेगा जी, रुपए कार्ड पे। रुपए कार्ड क्या है जी, पेमेंट गेटवे होते हैं जी, पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे, गेटवे, समझे। लगभग 7 हमारे कंट्री में 7 पेमेंट गेटवे हैं, जिनमें से एक ये है। जैसे आपने अपना एटीएम कार्ड देखा होगा, उस पे ना देखना किसी पे वीज़ा लिखा होता है, वीज़ा, ये भी पेमेंट गेटवे है। किसी पे माइस्ट्रो लिखा होता है, माइस्ट्रो, माइस्ट्रो, किसी पे मास्टर कार्ड लिखा होता है, समझे। तो ये क्या है, पेमेंट गेटवे होते हैं। ये क्या है, जो बैंक जो होता है ना, उसके बीच में और कस्टमर के बीच में फैसिलिटेट कराते हैं ये पेमेंट को। तो ये कुछ कमीशन लेते हैं, जैसे वीज़ा हो गया, मास्टर कंपनी हो गई, मास्टर एक तरह से मान लो कंपनी, रुपए कार्ड। तो ये क्या है, पेमेंट को फैसिलिटेट कराते हैं, समझे। तो ये रुपए कार्ड पे बेस्ड होगा, ये याद रखना आपको, रुपए कार्ड पे। और नेक्स्ट क्या है जी इसमें, इतना ही था। लेकिन जो वन नेशन वन कार्ड है ना, ऐसे सिस्टम और भी हैं हमारी कंट्री में, वन नेशन वन सिस्टम। तो और एग्जांपल क्या क्या है ये और देख लेते हैं। ये देखो जी, ये एग्जांपल वन नेशन वन सिस्टम के एग्जांपल हैं ये। एक तो जी वन नेशन वन फास्टैग है। फास्टैग पता है, अभी लॉन्च किया था आपको 2020 में ही, 1 जनवरी 2020 में। तो ये क्या होगा कि आप मान लो कंट्री में कहीं पे भी जाओ, कोई से स्टेट में जाओ, कहीं पे भी, तो एक फास्टैग चिप होती है, फास्टैग की चिप। वो क्या है, आपकी जो व्हीकल होता है ना, आपका व्हीकल जो भी कार वगैरह, तो उसके जो फ्रंट फ्रंट शीशा होता है, फ्रंट मिरर पे ये चिप लग जाती है फास्टैग की। तो आप जो टोल टैक्स लगता है ना, बिना आपके कैश पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक कट जाएगा वो जैसी गाड़ी निकलेगी, समझे। ये फास्टैग है, पूरे कंट्री में लागू हो गया, वन नेशन वन फास्टैग। एक ऐसे ही है जी, वन नेशन वन टैक्स। ये जीएसटी आपको पता होगा, पूरे नेशन के लिए एक ही इनडायरेक्ट टैक्स है ये जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। इसी पे बेस्ड है जी वन नेशन वन पावर ग्रिड। मतलब जो आपके घरों में बिजली वगैरह होती है ना, पूरे जो खंभे हैं, ग्रिड है पूरी कंट्री में, सब इसको कनेक्ट करना, तो वन नेशन वन ग्रिड, पावर ग्रिड। ऐसी नेक्स्ट एक स्कीम है जी, वन नेशन वन गैस ग्रिड। मतलब पूरे कंट्री में जो गैस की ग्रिड है, गैस की पाइपलाइन है, कनेक्ट होना, इसकी ये स्कीम चलाई जा रही है। और ऐसा सिस्टम है जी, वन नेशन वन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। इसके लिए आयुष्मान भारत, सुना ही होगा नाम तो आपने, आयुष्मान भारत लॉन्च किए। तो वो वन नेशन वन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, इसमें इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड किया जाता है 5 लाख रुपए तक का, समझे। और नेक्स्ट क्या है जी, एक है वन नेशन वन राशन कार्ड। मतलब हमारे राष्ट्र में एक ही राशन कार्ड, किसी भी स्टेट से आप राशन लो, मान लो आप किसी भी एमपी के हो, मान लो मध्य प्रदेश के, तो क्या है, आप मान लो जॉब करने के लिए हरियाणा, पंजाब या कहीं पे जा रहे हो, केरल में जा रहे हो, ठीक, तो आपका राशन कार्ड तो है एमपी का, लेकिन आप केरल से, पंजाब से, हरियाणा से भी राशन ले सकते हो अगर वहाँ पे रहते हो। तो ये वन नेशन वन कार्ड, राशन कार्ड, समझे। और ऐसी ही एक सिस्टम है जी, लास्ट वन, वन नेशन वन एग्रीकल्चर मार्केट। मतलब आप एक ही राष्ट्र में अपने में वन नेशन वन एग्रीकल्चर मार्केट का है जी, पूरे इंडिया की मार्केट एक। मतलब आप कहीं पे भी
किसान कहीं पे भी जाके अपना जो अनाज है, क्रॉप है, उगाइए, कहीं पे भी जाके बेच सकें पूरे राष्ट्र के किसी भी मंडी में, समझे। इसके लिए ई नाम पोर्टल बनाया गया, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम, कि आप ऑनलाइन भी अपना सामान बुक करके बेच सकते हो। तो ये सारे वन नेशन वन सिस्टम के एग्जांपल हैं। इसमें इतना ही था, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है जी पराय समाधान। ये वेस्ट बंगाल की एक स्कीम है जी। क्या है इसमें, ये ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, मतलब जो समस्या है ना वहाँ के नागरिकों की, जो भी लोग रहते हैं वेस्ट बंगाल में, तो उनकी समस्याओं का निदान करने, समाधान करने के लिए, मतलब जो भी गवर्नमेंट सर्विस लेने के लिए उन्हें परेशानी होती है ना, मान लो आपको लाइसेंस बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, या फिर राशन कार्ड बनवाना है, जो भी परेशानी होती है, तो आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो इस पोर्टल पे। ये एक पोर्टल होगा प्राय समाधान वेस्ट बंगाल का, समझे। उनका जो परेशानी है उसको रिड्रेस करने के लिए बनाई है ये क्या है, म्यूनसिपल लोकल सर्विस गैप्स, जो भी ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं उन तक ये उनके ग्रीवेंस को रिड्रेस करेगी, समझे। लेकिन इससे पहले एक स्कीम थी द्वार सरकार, द्वार सरकार या द्वार सरकार। द्वार का मतलब होता है जी गेट, गेट जो आपके घर का गेट होता है। सरकार मतलब गवर्नमेंट, मतलब सरकार है जो गवर्नमेंट है आपके गेट तक, आपके घर के गेट तक जाएगी। एक स्कीम लॉन्च की थी वेस्ट बंगाल ने, उसी के अंडर ये लॉन्च किया है ये वाली स्कीम, पराय समाधान, समझे। तो ये स्कीम क्या थी, ये द्वार सरकार में करते हैं कि आपके घर तक सारी गवर्नमेंट की सुविधाएं पहुंचाना, आपके गेट तक ही। मान लो आपको राशन कार्ड बनवाना है तो गवर्नमेंट ऑफिसर जाएगा आपके घर पे, सब कुछ डॉक्यूमेंट लेके वहीं पे बना के आएगा। मान लो आपको लाइसेंस बनवाना है, या फिर आपको आधार कार्ड बनवाना है, या आपको पैन कार्ड बनवाना है, कुछ भी बनवाना है, सरकार आपके घर तक जाएगी और बनाएगी, समझे। ये स्कीम है द्वारे सरकार, उसी के अंडर ये पराय समाधान है। ये जी देखो, स्प्रेड ओवर 60 डेज, द्वार सरकार एक इनिशिएटिव है इसका वेस्ट बंगाल का, जो आपके डोर स्टेप, मतलब घर पे जाके लोगों के सारी जो भी स्कीम, जो भी डिलीवरी देनी है, कोई भी स्कीम है गवर्नमेंट की, सारी प्रोवाइड करना, समझे। अभी इसमें इतना ही था, चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी माई स्टैम्प स्कीम। ये भी न्यूज़ में क्यों थी, ये अभी लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले। किसने लॉन्च की थी ये, और कौन इम्प्लीमेंट करता है इसको। ये लॉन्च की थी जी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ने, और इसे इम्प्लीमेंट करता है इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है जी, पोस्ट डाक विभाग। डाक विभाग कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसने क्या किया था कि कोई भी अपने नाम की स्टैंप बनवा सकता है। आपने देखा होगा ना, कभी डाकघर गए हो आप, पोस्ट ऑफिस, तो स्टैंप होती है छोटी छोटी सी, उस पर तस्वीरें बनी होती हैं, मान लो महात्मा गांधी जी की, अम्बेडकर जी की, या नेहरू जी की, किसी अच्छे अच्छे पर्सनैलिटी की, वल्लभ भाई पटेल की। तो जो पर्सनैलिटीज़ रही हैं, ग्रेट पर्सनैलिटीज़, उनकी फ़ोटो बनी होती है। तो उस स्टैम्प पे ना आप अपनी फ़ोटो लगवा सकते हो पैसे दे के, समझे। ये स्कीम थी, ये लिखा है यहाँ पे देखो, फ़ोटोग्राफ वगैरह लगवा सकते हैं अपने फ्रेंड का, किसी का भी। ईच अगर ईच स्टैम्प पे, एक स्टैम्प पे फ़ोटो लगवाने के 300 रुपये देने पड़ते हैं। तो ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि ये देखो यहाँ पे एंटी सोशल एलिमेंट की फ़ोटो छाप दी थी, जो स्टैम्प है उस पर ऐसी फ़ोटो छाप दी थी जो एंटी सोशल, असामाजिक तत्व की, जो मतलब वॉयलेंस फैलाने वाली, हिंसा फैलाने वाली ऐसी तस्वीरें छाप दी थी स्टैम्प पे पोस्टल डिपार्टमेंट ने। तो पोस्टल डिपार्टमेंट ने अपनी गलती मानी कि हाँ ये हमारी मिस्टेक है और हम इसकी इंक्वायरी शुरू करेंगे, इसलिए ये न्यूज़ में थी, समझे। माई स्टैम्प स्कीम क्या है, बस ये जानना आपको। माई स्टैम्प स्कीम मतलब आप जाके अपनी फ़ोटो भी लगवा सकते हो स्टैम्प पे, पैसे दो बस। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है जी पेदा लांदेरी सिल्लू। ये क्या है, ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है। किसकी, आंध्र प्रदेश की। क्या करेगी ये, हाउसिंग साइट्स प्रोवाइड करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब लोगों को घर देना, गरीब लोगों को घर देने के लिए स्कीम है पेदा लांदारी स्कीम। बस आपको क्या करना है, आंध्र प्रदेश की स्कीम है और किस लिए, घर प्रोवाइड करेगी लोगों को, गरीब लोगों को। तो आज के टॉपिक तो हुए ख़त्म, यही थे जी। अब क्वेश्चन करते हैं आपको, क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो आप, तो चलो चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ मैं आपको। अरे एक और रह गई यार, एक स्कीम और है जी। ये कुछ नहीं है, मैंने बता दिया था, वही है जो हेडिंग में बताया था मैंने। असम गवर्नमेंट ने एक बिल रखा है अपने असेंबली में अभी, कि जितने भी मदरसा है ना जी, आपको पता है मुस्लिम धर्म में मदरसा होते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं, तो इनको रेगुलर स्कूल में कन्वर्ट करने के लिए, जो सारे ये मदरसा हैं देखो, स्टेट रन मदरसा हैं जो,
उनको क्या है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाना। इसमें क्या है कि अपर प्राइमरी और हायर सेकेंडरी स्कूल में कन्वर्ट किए जाएंगे, समझे। ये बिल रखा है अभी। तो यही थे टॉपिक। इम्पोर्टेंट बात क्या थी, क्या आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है चैनल, शेयर करना है और कमेंट लाइक करना है जी। अब कमेंट और लाइक तो आपकी इच्छा की मर्जी की बात है जी, लेकिन सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। ये इंपॉर्टेंट बात थी जी। चलो चलते हैं अपने किस पे, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करते हैं जी अब। ये जी क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। पोर्तुलाका लालजी, ए न्यू स्पीसीज ऑफ वाइल्ड सनरोज वॉज रिसेंटली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ये पोर्तुलाका लालजी एक पौधा मिला है, जिस स्पीसीज मिला है फूल, मैंने कल पढ़ाया था आपको, ये मत कह देना मैं भूल गए, ठीक है। ये एक सनरोज है, ये कहाँ पे मिलता है ये बताना आपको, कहाँ पे पाया गया। ईस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में, हिमालयाज में, अंडमान एंड निकोबार में, कहाँ पे पाया गया जी। जी हाँ बिल्कुल सही हो जाओ, ईस्टर्न घाट में, कल ही तो पढ़ाया था। ईस्टर्न घाट में कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में डिस्कवर किया गया है इसे, समझे। ईस्टर्न घाट कहाँ पे, जो हमारा इंडिया है, इंडिया की जो कोस्टल लाइन है ईस्टर्न, यहाँ पे ईस्टर्न घाट है, ये पहाड़, समझे। और यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, और दोनों आके कहाँ पे मिलते हैं, नीलगिरी में, नीलगिरी माउंटेन पे मिलते हैं, समझे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है जी पीपी, अरे यार ये मिस्टेक हो गई जी, प्रिंटिंग मिस्टेक। ये है जी पी पी एस वी है जी, PPSV 23, PPSV 23 है जी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक। तो PPSV 23 विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ इज कंजुगेट वैक्सीन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ये अभी न्यूज़ में थी एक वैक्सीन, ये किस बीमारी के लिए काम आती है ये बताना आपको। PPSV लीवर कैंसर के लिए, कोरोना वायरस के लिए, निमोनिया के लिए, मलेरिया के लिए, बताओ जी। कंजुगेट वैक्सीन PPSV, जी हाँ बिल्कुल निमोनिया के लिए, कल ही तो पढ़ाया था। PPSV की फुल फॉर्म क्या है, ये जी नोमोकोकल पी साइलेंट होता है जी, निमोनिया में भी, निमोनिया के लिए पीला साइज, इसके फुल फॉर्म है जी निमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन, समझे। PPSV और 23 इसलिए जी, 23 बैक्टीरिया पे के अगेंस्ट काम करती है, बचाती है बीमारी से। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जो आज ही पढ़ा है, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दी गई है, ये बताना है कौन सी, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, करेक्ट कौन सी है। पहली है जी इट विल टर्न स्मार्टफोन्स इनटू एन इंटर ऑपरेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड दैट कम्यूटर्स कैन यूज टू पे फॉर मेट्रो बस सबर्बन रेलवेज। क्या है, आपके स्मार्टफोन को, जो आपका फ़ोन है उसको इंटर ऑपरेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड में कन्वर्ट कर देगा ये कार्ड है जो, और आप बस, मेट्रो और रेलवे की टिकट ले सकते हो, पे कर सकते हो, उसकी पेमेंट कर सकते हो। पहली स्टेटमेंट है ये। और ये इनिशिएटिव है जो NCMC, ये क्या इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ का है, ये बताना आपको कौन सी स्टेटमेंट सही है। बताओ जी, फर्स्ट सेकंड या दोनों है, दोनों गलत हैं। अभी बताया था जी, ये स्मार्टफोन है आपका, बिल्कुल इससे पेमेंट कर सकते हो आप, बस मेट्रो की, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, ये इनिशिएटिव किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का, जी नहीं बिल्कुल गलत। ये किसका है, मैंने बताया था, ये याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का है ये, समझे। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सिर्फ वन ओनली है, तो ए आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गोल्डी जोन्स। गोल्डी जोन अभी न्यूज़ में थे जी, समझे। और क्या है जी ये बताने हैं आपको, ये अक्सर साइंस एंड टेक का है टॉपिक, आप ज्योग्राफी में भी काउंट कर सकते हो इसे। तो गोल्डी लॉक जोन से स्टेटमेंट दिए हैं, वो देखनी है आपको। गोल्डी लॉक जोन्स इज़ द एरिया अराउंड ए स्टार वेयर इट इज़ नॉट टू हॉट एंड टू कोल्ड फॉर लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ सराउंडिंग प्लैनेट्स। गोल्डी लॉक जोन है जी, वो एक ऐसे क्षेत्र है, ऐसा एरिया स्टार के अराउंड, स्टार क्या है जी, जैसे सन है हमारा, सन के अराउंड ऐसा एरिया जहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी रहती है और ना ज़्यादा ठंड रहती है, समझे। गोल्डी लॉक जोन एरिया, ये सन है जी आपका, ये सन के अराउंड ऐसा एरिया, मान लो यहाँ पे ऐसा एरिया जहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, तो उस एरिया को बोलते हैं कि गोल्डी लॉक। पहली स्टेटमेंट बोल रही है ये, समझे। दूसरी क्या बोल रही है, अर्थ इज़ दी ओनली प्लानट इन द सन्स गोल्डी लॉक जोन। जो सन का गोल्डी लॉक जोन है, जहाँ पे ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा होता है, तो सिर्फ अर्थ ही है क्या, पृथ्वी एक ऐसा है जिसका जिसका गोल्डी लॉक जोन है, समझे। थर्ड क्या है जी, इफ़ ए प्लानट इन द गोल्डीलॉक जोन ऑफ ए स्टार इट नेसेसरली मीन्स द प्लानट इज गोइंग टू हैव लाइफ और लिक्विड वाटर। मतलब अगर किसी प्लानट का, किसी ग्रह का गोल्डीलॉक जोन में है, तो उसका ये ज़रूरी है कि वहाँ पे लाइफ
एग्जिस्ट करती होगी और वाटर भी होगा। तो ये बताना आपको कौन सी स्टेटमेंट सही है। आपके जी ऑप्शन ये करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, 1 ओनली, 1 2 1 3 या तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। बताओ जी, एक एक करके बताओ चलो आप। अरे कहाँ गया, ये देखो जी, गोल्डीलॉक जोन ऐसे एरिया होते हैं, ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है जी। मतलब किसी स्टार के अराउंड, मान लो सन है, सर के अराउंड ऐसे एरिया जहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, मतलब लिविंग कंडीशन के लिए वो सूटेबल है, वहाँ पे लोग रह सकते हैं, ऐसे एरिया होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है जी। तो क्या अर्थ एक केवल ऐसा प्लानट है सन के अराउंड जहाँ गोल्डीलॉक जोन है? जी बिल्कुल, ये गलत स्टेटमेंट है। अर्थ नहीं है, वीनस और मार्स, वीनस और मार्स पे भी गोल्डी जोन एरिया है जहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, समझे। सेकंड, मतलब वहाँ के सरफेस पे भी ऐसे एरिया हैं। अगर प्लानट के पास किसी गोल्डी जोन एरिया है तो ये ज़रूरी है कि वहाँ पे लाइफ भी होगी और वाटर भी होगा, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है जी, ये भी गलत है। क्योंकि मान लो वीनस पे है गोल्डीलॉक जोन एरिया लेकिन वहाँ पे तो कोई लोग नहीं रहते, मंगल पे मार्स पे तो कोई नहीं रहते, वीनस का मतलब है शुक्र ग्रह को बोलते हैं, मार्स मंगल ग्रह, तो यहाँ पे तो कोई लोग नहीं रहते, समझे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो सिर्फ ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, जो आंसर हो जाएगा ओनली वन, समझे। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट इकोनॉमी का है जी, जीरो कूपन बॉन्ड। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में, चेक करो क्या पढ़ा है आपने, बताओ। जीरो कूपन बॉन्ड से रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट दी हुई है, ये स्टेटमेंट बतानी है आपको। ए जीरो कूपन बॉन्ड इज ए डेट सिक्योरिटी, इज ए डेट सिक्योरिटी दैट नॉट पे इंटरेस्ट बट इंस्टेड ट्रेडर्स या ट्रेड्स एट ए डीप डिस्काउंट rendering a profit at maturity when the bond is redeemed for its full face value। ये स्टेटमेंट मैं आपको बाद में समझाऊंगा, आप खुद ही आंसर देना है। सेकंड स्टेटमेंट कहती है दीज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इश्यूड ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिकली टू ए पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 2 दोनों या दोनों गलत हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। चलो मैं समझा देता हूँ पहले आपको। ये कह रहा है जो जीरो कूपन बॉन्ड है वो ऐसे बॉन्ड होते हैं, ये डेट सिक्योरिटी होते हैं। डेट सिक्योरिटी का मतलब, एक से डेट का मतलब होता है जी कर्ज, डेट सिक्योरिटी होते हैं ये ऐसे कि इन्हें बेचा जाता है फुल वैल्यू पे, समझे। फुल वैल्यू पे बेचा नहीं जाता, डिस्काउंट वैल्यू पे बेचा जाता है। मान लो 1,000 रुपये का बॉन्ड है, बॉन्ड क्या होते हैं जी, कागज़ ही है, बॉन्ड स्लिप लिखा हुआ है बॉन्ड, 1,000 का, 500 का, 10,000 का, कितने का है। मान लो ये जी बॉन्ड एक, समझे, ये इस पे लिखा हुआ है 1,000 रुपये का बॉन्ड है, तो ये बेचा जाता है किस पे, डिस्काउंट रेट पे। मान लो इसे बेच देंगे 900 रुपये में, है 1,000 का रुपये का, लेकिन 900 में बेच दिया मान लो किसी ने भी, जिसने भी बेचा है। तो जब ये वापस रिडीम होगा तो इसे 1,000 रुपये, जिस पर्सन ने, मान लो ए पर्सन ने लिया है, तो इस ए पर्सन को 1,000 रुपये मिल जाएंगे। इसने 900 में ख़रीदे था, लेकिन जब ये बेचेगा इस पर्सन को जिससे लिया था तो इसे 1,000 रुपये मिल जाएंगे, समझे, समझ गए ना। ये 1,000 रुपये का बॉन्ड है जी, ये ए पर्सन है, इसने 900 रुपये का ख़रीदा है इसको, 900 रुपये का, तो इसे, लेकिन कीमत थी इसकी, मान लो किसी ने बेचा ये है, तो 900 रुपये में बेचा, लेकिन जब ये इसे वापस देगा ये पर्सन तो इसे 1,000 रुपये में देगा इसको। तो यही फ़ायदा होगा जी, इसको क्या होगा, इसे पैसे की ज़रूरत है इस पर्सन को, तो इसको ये पैसे मिल जाएंगे 900 रुपये। लेकिन जब ये बेचेगा ये पर्सन को फ़ायदा क्या होगा, 100 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, क्योंकि 1,000 रुपये का बॉन्ड है ना ये, तो 1,000 में ही भी देगा ये वापस, तो 100 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा। तो क्या ये होते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, ये बताया फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड कह रहा है कि ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू कर सकती है क्या ऐसे जीरो कूपन बॉन्ड, तो अब बताओ। देखो जी, पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है जी, वो ऐसे ही होते हैं प्रोसेस कि इसे डिस्काउंट रेट पे दिया जाता है और वापस जो फुल फेस वैल्यू होती है इसकी, मतलब 1,000 रुपये का तो 1,000 रुपये दे देते हैं, और इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, समझो, मतलब ब्याज नहीं मिलता है इस पर बॉन्ड पे। जो ब्याज, जैसे कोई बॉन्ड खरीदते हैं तो ब्याज मिलता है ना हर साल 10% 20%, इस पे नहीं मिलता, क्योंकि इसकी फेस वैल्यू कम पे खरीदा गया है डिस्काउंट रेट पर, और इस पे पूरे पे बेच देते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा प्रावधान भी हो सकता है कि आपको ब्याज भी मिले और ये जीरो कूपन बॉन्ड है ये भी फ़ायदा मिले, जब 900 को खरीदा 1,000 का भी दो और ब्याज भी मिलता रहे, ऐसा भी हो सकता है, समझे। दोनों कंडीशन हो सकती हैं। अब क्या इसे सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है जी। इसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी, प्राइवेट कंपनीज भी जारी कर सकती हैं, ऐसा नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, समझे। तो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, इसका ओनली वन आंसर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलेंगे जी, कल तक के लिए फिर क्या करो, वेट करो जी। थैंक्स।